लिए प्रस्तुत करना, जिससे नए किसान भाई उससे लाभान्वित हो सकें, उसका जो है आत्मसात कर सकें और कम लागत में अपनी खेती को बेहतर अ, जो है बनाएं, जिससे कि उनकी शुद्ध लागत अधिक हो। यहाँ पर हमारा शुद्ध लागत से तात्पर्य ये है कि किसान का प्रॉफिट जो है वो मूल उसकी फसलों का, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हम किसान की आय को कैसे दुगना करें। उद्यान की फसलें में की विशेषता है कि वह दुगना के साथ-साथ ही 4 गुना करने में सक्षम है। आज की इस कड़ी में जो है नित नए नवाचार और अनुसंधान की जानकारी आदरणीय डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी आपको देंगे। तो बलराम संदेश के विषय में कुल इतना ही। 2015 से संचालित है हमारा ये समूह, और जिसमें जो है फेसबुक में के माध्यम से लगभग 5000 किसानों को जो है नित नई नवीन जानकारियां साझा की जाती हैं। साथ ही साथ जो है हमारे 6 विभिन्न समूह बलराम संदेश के व्हाट्सएप पे उपलब्ध हैं, और इसके माध्यम से भी हम जो है नित नए नवीन जानकारी जो है अनुसंधान की और एवं कृषि विकास की कि अपने किसानों को साझा करते हैं। साथ ही साथ जितने भी अब तक रबी सीजन में वेबिनार कराने का हमारा टीम बलराम का ये डिसीजन था कि हम सभी फसलों, साथ ही साथ उद्यानिकी की विभिन्न फसलों को साथ लेके और इस पे विशेषज्ञों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी फसल के अनुरूप संपूर्ण जानकारी जो है किसानों को उपलब्ध कराएं। इस तारतम्य में आज हमारा 18वां वेबिनार जो है ग्रीन हाउस में टमाटर की खेती के रूप में है, और जिसके विशेषज्ञ से आपका परिचय मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय शिव कुमार जी को, जो मेरठ जिले से हैं और उनका भी जैविक खेती पे बहुत अच्छा अनुभव है। अभी पिछली वेबिनार के जो है हमारे वक्ता थे। मैं अनुरोध करता हूं श्री शिव कुमार जी से कि डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी के विषय में जो है उनका संक्षेप में परिचय दें, और जिससे कि हम वेबिनार की अपनी शुरुआत कर सकें। आप सभी किसानों का बलराम संदेश में स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. पयासी वैज्ञानिक हूं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में। मुख्य रूप से मेरा काम अलसी फसल की नई नई प्रजातियों का विकास करना एवं उसके किसानों के पास उसके बीज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ नई नवीन जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं उनका सृजन करना है। तो हैंड ओवर टू जो है शिव कुमार साहब जी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी किसान भाइयों का, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका बलराम संदेश में स्वागत है। डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ सहायक प्राध्यापक हैं उद्यान विज्ञान रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन। डॉक्टर साहब को काफी समय काम करते हुए हो गए इस क्षेत्र में और बहुत अच्छा अनुभव है। डॉक्टर साहब ने पहले प्राइवेट सेक्टर में काम किया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन उनका वहां पर मन नहीं लगा और कुछ बेहतर करना चाहते थे किसानों के लिए, और जो उनके मन में टीस थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने जो है वो जॉब छोड़ी और उसके बाद फिर कई जगह प्रयास किया और फिर अभी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पे फार्म भी मैनेज करते हैं और इसके साथ साथ में सभी किसानों का मोटिवेशन करते रहते हैं। उनको किसी परिचय की वैसे मोहताज नहीं है, बहुत अच्छे लोग, काफी पूरे देश के काफी किसान जानते हैं उन लोगों को, डॉक्टर साहब को। तो मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज जो भी जानकारी उनके पास है उससे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसान हैं, वो लाभान्वित होंगे। तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है बलराम संदेश में। आप शुरू कीजिए। हेलो हेलो जी हाँ जी आवाज सर, आ रही है। नमस्ते। हाँ, सभी को बहुत नमस्कार, जय बलराम। बहुत बहुत आभार बलराम टीम को जो आज की वेबिनार है ऐसा टॉपिक मुझे देने के लिए जो आज के समय में किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत है। ये टॉपिक क्यों निकल के आ रहा है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अमूमन होता क्या है कि कोई जो चर्चाएं शुरू होती हैं तो
एक जो विधिवत एक दिशा है वहाँ किसी भी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे वो क्रॉप चलती चली जाती है। असल में आज की प्रैक्टिकल समस्या क्या है, इससे रिलेटेड ये टॉपिक आज का चूज़ किया गया है। ये टॉपिक है ग्रीन हाउस में टमाटर की जैविक खेती पे। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ग्रीन हाउस क्या है और उसके बाद ये टॉपिक क्यों चूज़ किया गया है, इस पे भी चर्चा करते हैं हम। तो ग्रीन हाउस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि किसी भी तरह के आवरण से बाहर की जो जलवायु है उससे पौधे के पास में एक विशिष्ट जलवायु दी जाती है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी अतिरिक्त वर्षा हो, हवा हो, तापमान हो, कोई भी सोलर रेडिएशन है या कीड़े और बीमारियां तक भी जो है इससे काफी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आज के समय में ये कुछ भ्रांतियां हैं ग्रीन हाउस को लेके। पहला तो हम ग्रीन हाउस क्या है इसका बेसिक्स समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्रीन हाउस से ज्यादा जरूरी है कि ये विषय पहला हमने चूज क्यों किया है। आज का जो विषय है सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ अभी हम बाद में क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में भी ये सारी चर्चाएं ज्यादा लंबी ना खींचें, इसलिए कुछ सवालों के जवाब अपनी तरफ से देना चाहते हैं। पहला तो ये कि काफी सारे किसानों से हाल के जो वर्षों में जिन्होंने सब्सिडी के चक्कर में ग्रीन हाउस को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी को नहीं समझा। तो ज्यादातर कंपनियां जो सिर्फ इंस्टॉल करके चली गई इनके पास, या फिर इन्होंने वो टेक्नोलॉजी या वो वैरायटी या वो काम सारे नहीं समझे, जो फेल्योर हुए। और इस वजह से एक बहुत अच्छी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे यहाँ फेल होती चली जा रही है। काफी सारे किसान जो खुद फेल हुए वो दूसरों को भी ये बता रहे हैं कि ये इस स्ट्रक्चर में बीमारियां आती हैं, ये आती हैं। तो मुख्यतः वेबिनार का जो आज जो दिशा है वो इस तरफ में है कि आप ग्रीन हाउस के अंदर, और आज की टेक्नोलॉजी जो है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस में क्या होता है, कोई केमिकल का छिड़काव। ग्रीन हाउस फार्मिंग को तो आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं कि अ, पूरे केमिकल में डुबाते नहलाते हुए ये खेती की जा रही है आज के टाइम में। तो जैविक तरीके से कुछ हद तक जो किसान संतुष्टि चाहते हो अपने जीवन में और अपने उपभोक्ताओं को और अपनी लाइफ में भी जैविक गतिविधियां ही चाहते हो, उनके लिए विशेष वेबिनार है। पहला तो जो है कि किसानों से जो भ्रम है ये हट सके, ग्रीन हाउस संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं वो हट सकें। दूसरा है कि जो टेक्नोलॉजी है ग्रीन हाउस में, ये लगातार फ्यूमिगेशन के प्रोसेस हैं जो एक से एक इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से नहलाने का ये प्रोसेस है, या सिर्फ और सिर्फ पूरे फर्टिलाइजर बेस्ड जो है एक से एक कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के महंगे से महंगे प्रोडक्ट में किसान डूबा चला जा रहा है। तो कुछ हद तक मृदा स्वास्थ्य पे भी असर रखे, प्रबंधन जो टेक्नोलॉजी है उसको समझाए और अपनी जमीन को दूषित नहीं होने दे, वहां पे सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां बढ़ा दे। कोई भी जीवों आधारित जो खेती है वो जैविक खेती है। अगर ऐसे खाद्य से कोई उत्पाद निकलता है तो वो आपके उपभोक्ताओं को और आपके बच्चों को भी ये सुरक्षित जीवन देता है। किसान जहर बांटने वाला ना बने, इस दिशा में ये वेबिनार का आयोजन किया गया है। तो उपभोक्ताओं की मांग में भी, क्वालिटी में भी, और किसान के जीवन स्तर में और खेती के एक टिकाऊ खेती की तरफ बढ़े ये दिशा। इसलिए ये टॉपिक आज का चूज किया गया है जिसका नाम है ग्रीन हाउस में जैविक टमाटर की खेती। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहला तो जो ग्रीन हाउस का वर्गीकरण है ये बांटा जा रहा है 3 पार्ट में। पहला है आकार के आधार पे, दूसरा है उस पे चढ़ाई जो जो सामग्री है उसके आधार पे, और तीसरा है हवा के आने जाने के, वायु संचार के, यानी कि वेंटिलेशन के आधार पे। तो जब हम पहली कैटेगरी में जाते हैं आकार के आधार पे, तो इसमें क्या होता है कि कई सारे आकार के भारत में जो है स्ट्रक्चर आए थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्ट्रक्चर जो है समय के साथ में मॉडिफाई होते गए और इसके आधार पे कुछ जो है विशेष तरह के जलवायु आधारित क्षेत्र में विशेष विशेष तरह के जो है आपको स्ट्रक्चर दिखते गए। तो जो मल्टी स्पैन टाइप का है ये ज्यादातर जो है ग्लास टाइप का होता था। वेनलो टाइप का जो आपको दिख रहा है ये ज्यादातर बहुत ठंडी जगह पे, जहाँ पे हवा का आदान प्रदान बहुत कम करना हो, वेंटिलेशन कम करनी हो, या महंगे स्ट्रक्चर जो ग्लास से बनते थे उनके आधार पे था। तो अभी चढ़ाई वाली आकृति के ऊपर आवरण सामग्री के ऊपर नहीं, ये क्लासिफिकेशन है आपका जो आकार के आधार पे, उसमें
बिल्कुल स्ट्रेट टाइप के स्ट्रक्चर होते थे। इसका ही कुछ पार्ट जो था वो अब मॉडिफाई होके ये सार-टूट टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये मॉडिफाई होके आपका 6वां नंबर का जो है आज सा-टू-टू टाइप, ये वाला आपका जो है बन गया था, 5वां नंबर सॉरी। तो इसमें क्या आरीनुमा दाँत आकार का जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी जो जलवायु है, भारत में 3 तरह की जलवायु में बाँटा जा सकता है, भारत की जो खेती की जलवायु है। पहला है टेम्परेट टाइप का, जिसको कि आप कह सकते हैं ठंड वाली जगह पे। तो ठंड वाली जगह पे जो है शीतोष्ण जलवायु जो है, वो आपकी हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब के भी काफ़ी सारे पार्ट और इस तरह के जो वो हैं जहाँ पे तो उस स्ट्रक्चर में आप ध्यान दें तो ये देखेंगे कि वहाँ की ठंड क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम तक वो ठंड बनी रहती है और ज़्यादा टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो ऐसी जगह पे साइड का जो हवा वाला स्ट्रक्चर है वो दिक्कत करेगा और ऊपर इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर में अगर छत में गर्म हवा निकलने के लिए जगह है तो ऊपर से भी शीत आती है। तो उस जगह पे क्या होता है, ऊपर का जो स्ट्रक्चर की जो छत है उसमें वेंटिलेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं रहने देते हैं, वो परमानेंट बंद ब्लॉक रहे। तो वहाँ पे आर्च वाइड जो 6वां स्ट्रक्चर है आपका या फिर ये टनल टाइप की जो है, जो नर्सरी के लिए प्रयोग की जाती हैं, ये बनी रहती हैं। ये जो फ्लैट टाइप का है, ये आपका शेड नेट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ग्राफ्टिंग वाले जो ग्रीन हाउस वगैरह जो नर्सरीज़ पे होते हैं, जिसमें किसी भी तरह का हरा नेट ऐसा चढ़ा देते हैं, जो साल भर जो है ठंडक बनाए रखे। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर में वेंटिलेशन के लिए अलग से कोई खिड़की या ऊपर भी कोई जो है जगह नहीं छोड़ी जाती है। तो सिंपल बिल्कुल फ्लैट फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। किसी भी तरह का कोई स्पेशल इंजीनियरिंग मॉड्यूल जो है इसमें लागू नहीं होता है। ये ग्राफ्टिंग वाली नर्सरी वगैरह के लिए ज़्यादातर किया जाता है या ऐसी जगह पे जहाँ पे हमेशा ठंडक दी जा सकती है। तो ये सिर्फ़ उसी तरह के पौधों के लिए बनता है। वाइड स्पान टाइप के कुछ फ़ोटोज़ हैं इसके बाद वाली स्लाइड में, वो भी आप आसानी से समझ सकेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो ये मल्टी स्पान टाइप जो मैं ग्लास का बता रहा था आपको, वो ये ज़्यादातर टेम्परेट क्लाइमेट में जहाँ पे बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे ठंड ज़्यादा टाइम तक रहती है, उस जगह पे स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे यहाँ जो जलवायु है सब ट्रॉपिकल रीजन पे समशीतोष्ण या उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, इस जगह पे आपकी आज सा टू टाइप मतलब आरीनुमा दांत आकार जैसे कट बने रहते हैं और इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लगाया जाता है। तो इसमें ऊपर में भी जो है 1 मीटर तक जो है आपकी जाल लगा रहता है जो गर्म हवा को परमानेंटली निकालता है। इसको खोलने बंद करने का सिस्टम नहीं रहता है और साइड में भी वेंटिलेशन का रहता है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेंटिलेशन में भी इसको समझ सकेंगे। ये मल्टी स्पान टाइप है, ये लद्दाख का हमारा पीएफडीसी प्रोजेक्ट का ग्रीन हाउस है जिसमें कि बिल्कुल बंद है, ये कहीं से भी इसमें हवा नहीं आ जा सकती है। तो ठंड का असर जो बाहर बर्फ गिरती है इसका असर अंदर नहीं आता है और ये चेन टनल टाइप है, जो इसमें आप नर्सरी जैसे प्रोडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये फ्लैट टाइप का है, जैसा हमने बताया था आपको ग्राफ्टिंग वाला और टनल टाइप का ये आपकी सब्जियों की नर्सरी या कुछ और भी नर्सरी प्रोडक्शन हो, इनके लिए किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर के प्लांट वगैरह हों जिनको हार्डनिंग देनी हो जड़ें निकालने के लिए उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही स्ट्रक्चर जो है नर्सरी प्रोडक्शन के लिए मेनली किए जाते हैं। एक ग्राफ्टिंग के लिए और एक जो है छोटी सी नर्सरी की पौधों बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा जो वर्गीकरण है हमारा वो है क्लैडिंग मटेरियल यानी कि आवरण सामग्री के आधार पे। तो इस आपका कोई भी स्ट्रक्चर जो आपने मॉड्यूल अपने अलग-अलग जलवायु क्षेत्र में आपके हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ने या फिर आपके जो ग्रीन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनने चूज़ किया है, तो उसके ऊपर जो मटेरियल चढ़ाया जा रहा है उसके आधार पे वर्गीकरण है। तो इसमें क्या है, एक तो है कि इलास्टिसिटी जो है उसकी लचीली है अगर, तो ऐसा क्लैडिंग मटेरियल जो है ये आपका कवरिंग मटेरियल वो पॉलीथीन है, शेड नेट है। दूसरा जो है थोड़ा हार्ड या सेमी ये मटेरियल है आपका तो ग्लास है, शीशा और पॉलीकार्बोनेट शीट जो होती है वो है। तो पॉलीकार्बोनेट शीट से अभी कुछ जगहों पे बनने लगे हैं। हालाँकि इंडिया में
फिलहाल ये अभी उतनी तेजी से नहीं आई है। ये ठंड वाली जगह पे शीशे से थोड़ा सस्ता पड़ता है स्ट्रक्चर। जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे ग्लास का स्ट्रक्चर पड़ता है जो बहुत तेज बाहर की ठंड को अंदर आने नहीं देता है। पॉलीथीन और शेड नेट जो है वो क्लैडिंग मटेरियल, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पॉलीथीन और शेड नेट जो है वो आपको वेंटिलेशन में भी काफी मदद करते हैं। अगर आपको गर्म जगह पे कुछ प्लांट लगाने हैं और गर्मी की सीजन की लगानी है, या बिल्कुल आप ऐसी जगह रहते हैं जो कोस्टल रीजन है, महाराष्ट्र, चेन्नई, ऐसी जगह जो समुद्र के किनारे में है, तो वहां पे शेड नेट का प्रयोग किया जाता है जिसका मेश परसेंटेज अलग अलग होता है। और अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे 8 महीने गर्मी है और बाकी कुछ टाइम जो ठंडी है, तो पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, जो पॉलीथीन की क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें 200 माइक्रोन मोटी जो है पॉलीथीन होती है और वो डिफ्यूज लाइट, यानी कि अगर प्रकाश कहीं भी गिरे तो वो बंट जाए। तो ऐसे पॉलीथीन मटेरियल वाले अगर आप ग्रीन हाउस के अंदर खड़े होंगे तो आपकी परछाई जो है किसी भी तरफ में नहीं दिखाई देगी। ये इस तरह की डिफ्यूज लाइट वाली प्लास्टिक का जो है क्वालिटी है। बहुत सारी और भी क्वालिटीज हैं उसमें, जिसमें कि काई नहीं जमती हो, पानी की बूंदें ठंड के टाइम में नहीं टपकती हो, और सल्फर जो जैसे ग्रीन हाउस गुलाब के लिए कहीं पे जलाए जाते हैं, सल्फर जलाई जाती है ताकि कलियां नहीं फटें, तो सल्फर जो है वहाँ जमा नहीं हो। काफी और भी ज्यादा सारी क्वालिटीज हैं इन पॉलिथीन में, अल्ट्रा वायलेट रेजिस्टेंसी जो हो उसमें। तीसरा जो वेंटिलेशन की प्रोसेस के ऊपर जो है, ये दो पार्ट में वर्गीकरण है। एक तो नेचुरली वेंटिलेटेड है और एक जो है मैकेनिकली वेंटिलेशन में। प्राकृतिक रूप से हवा को आने जाने से आप थोड़ा हद तक कंट्रोल कर सकते हो, तो उसके लिए ये मैक्सीवेंट टाइप है जो आपके पहाड़ों पे लगते हैं, जिधर में हवा की दिशा कंफर्म नहीं होती है, किसी भी तरफ से हवा आ सकती है, ये वहां पे लगते थे। उसके अलावा गटर वेंटिलेशन वाला बहुत पुराना था, और ये जो तीसरा है R-SAR-T2 टाइप, आरीनुमा दांत आकार वाला जो ग्रीन हाउस, ये हमारे यहाँ लगता है। तो ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के भी कुछ पार्ट में, ऐसी जगह पे जहाँ पे कि 2 से 3 मंथ, 4 मंथ तक ठंड रहती है, लेकिन गर्मी ज्यादा रहती है, लू चलती है। तो गर्म हवा को निकाल सके, या बहुत तेज आंधी आ रही है तो वो स्ट्रक्चर फटे नहीं, साइड वेंटिलेशन को खोल देने से ये तापमान का नियंत्रण करती है। तो इस तरह से आप जो है ये नेचुरली वेंटिलेशन वाले प्रोसेस में ग्रीन हाउस को वो अपना डिजाइन करवा सकते हैं, या फिर मैकेनिकली जो है जिसमें कि फैन एंड पैड टाइप सिस्टम है, जिसमें कूलर की जो टेक्नोलॉजी है कि पानी गिरता है एक साइड से और हवा चलती है, तो गिरते हुए पानी से जो हवा क्रॉस करती है वो अंदर तापमान ठंडा कर देती है। तो ये चूंकि थोड़े महंगे पड़ जाते हैं स्ट्रक्चर, आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी इसमें ज्यादा महंगी पड़ती है, तो ये वाले स्ट्रक्चर जो है उन जगह पे जहाँ पे कि 12 महीने एक तापमान जो है चाहिए, उसमें आप ग्रीन हाउस के लिए जो ये मॉडिफिकेशन होता है वो बेसिकली टारगेट किया जाता है कि टिश्यू कल्चर वाली नर्सरी है, या ऐसी नर्सरी है जहाँ पे ग्राफ्टिंग ऑफ्टिंग सब्जियों की या अदर चीजों की जा रही है, जिनमें पौधों को मई जून के महीने में भी वही तापमान कुछ हद तक पहुंचाया जा सकता है जो बाहर नहीं हो रहा है, ताकि हमारे पौधे जो हैं कॉमर्शियली हमको उत्पादन दे सकें। तो ऐसी जगह पे ये फैन एंड पैड वाला सिस्टम जो है प्रॉफिटेबल रह सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम आते हैं अपनी फसल परिचय पे। ग्रीन हाउस में टमाटर और बाहर में टमाटर में अंतर ये है कि जो टमाटर बाहर की, अगर वही वैरायटी बाहर लगाते हैं और ग्रीन हाउस वाली वैरायटी जो है वो बाहर लगाते हैं और अंदर लगाते हैं, तो अंतर ये पड़ता है कि बाहर जो कीड़े हैं या मौसम का विपरीत परिस्थिति चल रही थी कि हम अपने समय पे नहीं लगा सके। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का मुख्यतः प्रयोग जो क्या है कि एक तो फसल की अवधि को बढ़ाना, दूसरा क्या है मौसम विपरीत खेती करना। सबसे ज्यादा जो समस्या होती है किसान को, जो फसलें बाहर अंदर ग्रीन हाउस में लग सकती हैं, वो फसल अगर सही समय पे नहीं लगती हैं खुले मौसम में भी,
तो जब किसान अपने उत्पाद को लेके जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा कमी मिलती है बाज़ार भाव, और उसकी वज़ह से उसकी लागत निकलना मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगेती किसान अगर कोई संभव कर सकता है, अगर ऊँचे खेतों हों, जैसे खरीफ की जो क्रॉप है, अगर वो पहले लगाता है, रबी की क्रॉप है खरीफ, अर्ली खरीफ या लेट खरीफ में लगाता है, तो वो उसको उत्पादन को बहुत अच्छी बाज़ार भाव के साथ में बेच सकता है और अपनी खेती को संयमित रूप से बढ़ा सकता है। तो टमाटर जो है ये भारतीय जलवायु में हर एक जगह पे और पूरे भारत के उपभोक्ताओं में थाली में एक महत्वपूर्ण सब्जी है, जिसको कि बहुत अधिक दिनों से प्रभाव होना पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा तापमान पर भी इसमें जो लाइकोपीन नाम का कंटेंट होता है वो बनना बंद हो जाता है। तो 37 डिग्री के बाद जो है वो लाइकोपीन बनना बंद हो जाने से वो जो खुले क्षेत्र में टमाटर अगर पड़ा हुआ है, तो उसमें सन बर्निंग इफ़ेक्ट वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस में बहुत सुचारू रूप से चल सकता है। बस आपको कुछ उसकी बातों को असर करना पड़ता है कि आप किस तरीके से उस तापमान को नियंत्रित कर सकें। मिट्टी और बीमारियों की जो समस्या है, आक्रमण है, वो बाहर की समस्याओं में ज़्यादा आते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू और इस तरह की चीज़ें। जो इसकी ज़रूरत है वो 6 से 7 पीएच की है, मतलब एसिडिक सॉइल, लाइट एसिडिक सॉइल में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देगी गई है। जितना ज़्यादा इसकी अल्कलाइन मिट्टी की तरफ आप पीएच जो है 7 से ऊपर जाएगा, उतने ही इसकी उत्पादन क्षमता कम होती जाएगी और सूक्ष्म तत्वों का प्रभाव भी उस तरह से नहीं दिखाई देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। टमाटर में कुछ वैरायटी जो है अभी कुछ हाल के वर्षों में नई आई हैं। पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा कुछ छोटे टमाटर हैं जो गाँव में भी देसी मिलते थे, चेरी टमाटर कहते हैं, और जिन्हें और कुछ बड़े टमाटर जो हम लोग खाते हैं, हेयरलूम टमाटर वैराइटीज हैं। तो चेरी टमाटर देसी जो हम काफी सारे गाँवों में बहुत छोटे टमाटर पाए जाते हैं, ये काफी अम, पुराने हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी टमाटर की वैरायटी हैं, ये सिर्फ इन्हीं चेरी टमाटर स्पीशीज से क्रॉस करने के बाद बनाई गई हैं। सोलेनम लाइकोपर्सिकम स्पीशीज जो है इसकी सेरासिफॉर्मी है, जो इस सेरासिफॉर्मी टमाटर की वजह से ही हम आज जो टमाटर खा पा रहे हैं वो बनाए जा चुके हैं, और नित नए आविष्कार किए जा रहे हैं। आप लोगों ने काफी सारी पोस्ट में भी देखा होगा, काले टमाटर, पीले टमाटर और बहुत सारे कुछ। ये जो स्लाइड दिखा रही है ये कहलाता है कि ग्रीन हाउस वाले टमाटर में और बाहर वाले टमाटर में क्या अंतर होता है। अमूमन क्या होता है, भारत में हम सभी जगह पे डिटर्मिनेट जो दाहिने तरफ में दिखा रही है, आप इसे खुले एरिया में आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ग्रीन हाउस के लिए एक मुफीद वैरायटी नहीं है। ग्रीन हाउस के लिए मुफीद वैरायटी क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रीन हाउस में आपने एक स्ट्रक्चर पे वो व्यय किया है जिसकी एक हाइट है 15 फीट 18 फीट। ये जो हाइट है, इस इतनी स्पेस की यूटिलाइजेशन के लिए, इसकी जो जगह है इसके प्रयोग के लिए हमको ग्रीन हाउस के लिए स्पेशल वैरायटी लगानी होती है। तो ये जो ग्रीन हाउस वाली वैरायटी होती है इनडिटर्मिनेट टाइप की कहलाती है। अब मुख्य इन दोनों में अंतर क्या है? इनडिटर्मिनेट टाइप की जो वैरायटी होती है, इनडिटर्मिनेट टाइप की वैरायटी में जितने समय तक पौधे को जो तापमान चाहिए 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड का, अगर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर बना रहता है, तो ये वैरायटी निरंतर लंबाई की दिशा में बढ़ती रहेंगी। लेकिन वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी बढ़ेगी। मतलब इसकी लंबाई भी बढ़ेगी और फलन-फूलन जो है लगातार चलता रहेगा। जबकि डिटर्मिनेट टाइप की जो वैरायटी होती है, इसमें 35 से 40 दिन तक, रोपाई के 35-40 दिन तक तो आपका पौधा लंबाई में बढ़ता है, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दूसरा, तीसरा, पहला फल जो शुरू होता है गुच्छा, तो ये ट्रश आने के बाद से आपका पौधे का लंबाई में बढ़ना काफ़ी हद तक रुक जाता है और इसकी साइड ब्रांचेज़ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये झाड़ी आकार में बदलता है और लंबाई में कम बढ़ता है। तो डिटरमिनेट वाली जो वैरायटी है, इनमें गुच्छों में फल लगते हैं और बगल में चारों तरफ में लगते हैं, हर गांठ पे लग सकते हैं। जबकि इनडिटरमिनेट वाली जो वैरायटी है, उसमें हर 3 पत्तों की बाद जो गांठ आती है, तीसरी और चौथी पत्तों की जो नोड आती है, उसके बीच में इसका फल लगता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम इनडिटरमिनेट वाली वैरायटी जो सबसे लंबी बढ़ रही है,
इसमें अगर हम कटाई छटाई नहीं करेंगे तो ये जिस भी जगह पे लगाई जाएगी वहाँ बहुत अनावश्यक रूप से फैलेगी। इसको एक दिशा देनी होती है। तो ये जो कटाई छटाई की प्रोसेस है इसको इनडिटरमिनेट वैरायटी में प्रूनिंग करना कहते हैं। प्रूनिंग मतलब फलों को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या उत्पादन बढ़ाने के लिए कटाई छटाई को करने की प्रोसेस को कहते हैं। और प्रूनिंग करने से फलों की संख्या नियंत्रित होती है, फल बड़े साइज के होते हैं और जो वेजिटेटिव ग्रोथ अनावश्यक रूप से जा रही थी उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में बदला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहला पौधों में बीमारी फैलने का जो स्रोत है, नर्सरी प्रोडक्शन में मैं बहुत ज्यादा आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि नर्सरी के लिए और भी वेबिनार्स होती रहेंगी। तो हम अगर कोई पौधा लगाते हैं तो बीमारी आने का स्रोत क्या हो सकता है? अगर ग्रीन हाउस में हम लगा रहे हैं तो ये बाहर से आना तो संभव नहीं है। खुले वातावरण से आना, हवा से, उससे, पानी से, ये इस जगह पे संभव नहीं है। पहला स्रोत हो सकता है या तो मिट्टी से आएगा, जो जिस जगह पे हम खेती कर रहे हैं, या फिर वो बीज से आएगा। अगर बीज ट्रीटेड है और उसकी जो पौध आप ला रहे हैं, पौध को भी जड़ शोधन किया गया है, तो फिर ये इस मिट्टी में, जो आपकी जो ग्रीन हाउस की मिट्टी है, उसमें से आ सकता है। इसके लिए क्या है, आप मार्च अप्रैल मई के महीने में जुताई करके और इसका फ्यूमिगेशन करते हैं। कई लोग केमिकल से करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से, हाइड्रोक्लोरिक से, लेकिन आपको जो है गर्मी की जुताई करके छोड़ना है पानी के साथ और बंद रखना है इस स्ट्रक्चर को। इसके बाद आप जो है जब पहला बेड बनाना शुरू करते हैं और नमी रखते हैं तो साइड की वेंटिलेशन खोल देते हैं ताकि हवा आ जा सके। और इसमें जो पानी दिया था वो उड़ते हुए पहले से जमीन के जितने भी बैक्टीरिया, निमेटोड, अंडे, कीड़ों के प्यूपा और ये सब कुछ फंगस की माइसीलियम है, इनको जला के जरा नष्ट कर चुका होता है। तो उस वक्त में ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस लिलेसिनस, ये सब फंगस, बैक्टीरिया और निमेटोड को मारने के लिए लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, या आप ड्रिप के थ्रू चला सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी जो है आपकी परिष्कृत होती चली जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बीज उपचार जो है वो हम कैसे करते हैं? या तो आप बीजामृत के द्वारा करते हैं, या फिर आप जो है आपका ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास जैसी जो फंगस है इनके द्वारा करते हैं, या फिर कुछ जगह जो है आपको बीज के ऊपर और भी जैव उर्वरकों का प्रयोग जैसे कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है, अच्छे बैक्टीरिया कंसोर्टिया में आपके जो है एजिटोबैक्टर पीएसबी, केएमबी जैसे बैक्टीरिया हैं, या कुछ आपके जो है अन्य भी जो है संस्कार किए जा सकते हैं। उसमें कुछ लोग राख में बीज उपचार करके रखते हैं पहले से, तो बीज जो काफी लंबे टाइम तक बचे रहते हैं, कीटनाशी प्रभाव रखते हैं। तो इस तरह से आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड। पौधशाला प्रबंधन में आप उठी हुई नर्सरी बनाएं, उसको टाइम पे बीज को बोएं अपने समय सीजन पे, जो जुलाई अगस्त से शुरू हो जाता है ग्रीन हाउस के लिए। और इन बेड में जो है आप पहले से आपका कोई भी फंजीसाइड ऐसा जो जैविक है इसको प्रयोग करें, नीम की खलियां प्रयोग करें। उनको ढकें तो गोबर की खाद से, पकी हुई गोबर की खाद से ढकें। समय पे इनकी जो है प्रूनिंग, घास हटाना और इस तरह की प्रोसेस रखें, तो 22 से 25 दिन में 4 से 6 पत्ती वाली जो आपकी नर्सरी की पौध होती है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से लगाएंगे और इस तरह से आपका उत्पादन सबसे ज्यादा असर करेगा। जितनी अच्छी आपकी नर्सरी होगी उतना अच्छा आपका टमाटर का उत्पादन होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पौधरोपण जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी प्रोसेस है। ये उत्पादन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो अगर पौधरोपण के तरीके कुछ हैं जो हमने कुछ सालों में अपने तरीके देखे हैं। होता क्या है कि कुछ एक स्पेसिफिक दूरी जो है आपने तय की होती है अपनी किस्मों के हिसाब से, जो 45 बाई 30 भी होती है, 60 बाई 60 भी होती है। ग्रीन हाउस में जो है आप 60 बाई 60 की स्पेसिंग में लाइन से लाइन भी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा भी 60 सेंटीमीटर पे लगाते हैं। इसमें जो लगाने की टेक्नोलॉजी है वो आपका जो ड्रिप का पाइपलाइन गया हुआ है,
ज्यादातर जगह पे 2 पाइपलाइन हर ड्रिप के बेड के सामने से गए होते हैं, तो उसके ही बेस पे उसके सामने से आपको जो बेड बनाना है ये करीब करीब 3 फीट चौड़ा होता है और 6 इंच ऊंचा होता है। इसके ऊपर आप लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हुए निशान बनाते हैं। इस निशान में कंपोस्ट की खाद भरते हैं, वर्मी कंपोस्ट आप रख सकते हैं और पकी गोबर की खाद रख सकते हैं, जिसे बहुत अच्छा हो कि आप वेस्ट डिकम्पोजर से ट्रीट कर रखे हों। तो इससे विल्ट आने के और दूसरी जो फंगस जमीन में आ सकती हैं या आपकी खाद के ढेर से भी आती हैं, ये वाले आने के चांस कम हो जाते हैं। इस पौधे की जो लाइन है, लाइन में सामने पौधे नहीं आने चाहिए, ये जिग जैग फॉर्म में आने चाहिए, ताकि जब एक पौधा बढ़े तो सामने वाले पौधे से उसकी जड़ों का कंपटीशन कम से कम रहे। उस स्पेस की जो दूरी है वो दूसरे पौधे से तिरछे होते हुए में आसानी से चल सकती है। तो इस तरह से क्या होता है कि उसी पूरे बेड पे दोनों लाइन में सेम समान संख्या के जो है पौधे लगते हैं और उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ज्यादा उत्पादन मिलता है। तो इन जगह पे क्या करना है, कंपोस्ट गड्ढों में डालिए पहले और पहले पानी दीजिए। नीम की खली मिली हुई कंपोस्ट हो तो और भी बेहतर है, जो जड़ों से निमेटोड नाम के कीड़े को ऐसा प्रभाव नहीं दिखाने देगी जो जड़ों में घाव होते हैं, या फिर और भी पोषक तत्व देगी। इस जगह पे गड्ढा कीजिए, कंपोस्ट डालिए और फिर पानी दीजिए। पानी देने के आधे घंटे बाद अगर आप पौधे को उस जगह पे रखेंगे और मिट्टी से रख के फिर दोबारा से ऊपर ड्रिप के थ्रू पानी चलाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जड़ों के पास पहले ही नीचे पानी दिया हुआ जो था उसने जड़ों के पास ठंडक कर रखी है। अगर जुलाई अगस्त के तापमान में आपकी ग्रीन हाउस में बढ़ोतरी होती है, तो जो पानी आप ड्रिप के थ्रू दे रहे थे ये वाष्पोत्सर्जित होते हुए इस पौधे को झुलसा सकता है। अगर जड़ों में नीचे नमी नहीं है तो पौधा मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये जो तरीका हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि पहले गड्ढा करके पानी देना है और उसके बाद से जब आपका पानी वो सूख जाए फिर उसको पौधा लगाना है। तो इस तरह से कंपोस्ट मिले हुए गड्ढों में जब आप पानी डालेंगे तो ये कंपोस्ट भी उसको अवशोषित करके ठंडक के साथ नीचे जड़ों में रखेगी और उस कंपोस्ट के ऊपर जो जड़ों वाला पौधा रहेगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठंडक के साथ में उसको स्थापित होने में कोई खास समय नहीं लगेगा। दूसरा क्या काम करना है, ये जो जड़ें हैं ये पौधे उखाड़ने के बाद से छांवदार स्थान पे इसको कुछ कल्चर में डुबा के रखना है। तो वो कल्चर क्या है? वो कल्चर है इफ़को ने अभी कुछ ही समय पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है त्रिगुण नाम से। त्रिगुण क्या है? त्रिगुण में आपके जो है ट्राइकोडर्मा है, इसमें पैसिलोमाइसीस है और इसमें बिवेरिया बैसियाना ऐसी चीज़ है। तो ये फंगस भी मारेगा, आपका निमेटोड के लिए भी मारेगा, कीड़े या आपके बैक्टीरियासाइड के लिए भी जो है ये काम करता है। अब इसके अलावा आप सागरिका नाम का एक लिक्विड है जो समुद्री घास का अर्क होता है और बिल्कुल नया इसी लॉकडाउन में इफ़को ने एक प्रोडक्ट और निकाला था, हुमेत्सु। हुमेत्सु जो है रूस की साइबेरियन खदानों से निकाला हुआ कुछ निचोड़ है जिसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो ये पौधे को बहुत तेजी से ग्रोथ देते हैं। ये ग्रोथ प्रमोटर है और इसको आप प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से क्या करना है कि हर 1 लीटर में 10 ml इसको मिलाना है और जड़ों को उसमें डुबो के थोड़े टाइम के लिए छांवदार जगह पे रख देना है। 15 से 20 मिनट के बाद इस पौधे को आप रोपण करेंगे तो ये पौधे का प्रभाव बहुत ज़्यादा अलग दिखाई देगा। जड़ शोधन ये प्रोसेस के थ्रू करते हुए बहुत ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरी प्रोसेस एक दिक्कत आती है पौधरोपण के समय। कई बार ऐसा होता है कि हमारी नर्सरी हमने जो समय सोचा था उससे पहले लग गई और हमारा फील्ड रेडी नहीं हो सका है। ऐसी कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, क्योंकि ग्रीन हाउस के टर्म में जब स्पेशल ये बात है तो मुझे ये टॉपिक यहाँ जोड़ना जरूरी इसलिए लगा। ग्रीन हाउस की जो वैरायटी होती है वो काफी महंगी होती है। इनडिटर्मिनेट वाली जो वैरायटी अगर 4 से 6 पत्तों की स्टेज पे नहीं लगती है तो 35 दिन के बाद जितने दिन भी ये वैरायटी लेट होगी उतना प्रतिशत उत्पादन उसका कम होता चला जाएगा उसकी टोटल उपज में।
अगर किसी किसान भाई के पास किसी परिस्थितिवश पारिवारिक, सामाजिक या वातावरणीय परिस्थितिवश जो है ये विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गई कि वो अपने पौधे को सही समय पे नहीं लगा सका, तो उस परिस्थिति में क्या करना है कि आपका जो पौधा बड़ा हो चुका है, उसको कटिंग के भी थ्रू लगा के आप पौधे बना सकते हैं टमाटर के केस में। इसमें कोई भी रूटेक्स नाम का हार्मोन भी प्रयोग नहीं होगा, तब भी ये बहुत आसानी से अपनी बढ़त को वापस पाएँगी और पौधे के स्वरूप में देंगी। तो कटिंग में क्या करना है, आप इस पहली पिक्चर में देखेंगे कि ये स्टेम कटिंग है, जिसमें कि पत्ते सारे हटा दिए जाते हैं। अगर आप इस पे बड़े पौधे रखें, 6 इंच से ज़्यादा बड़ी अगर आप कटिंग रखेंगे, स्टेम रखेंगे, तो ये मरने के चांस, सड़न के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस कटिंग को शाम के टाइम करिए, कोशिश ये करिए कि छाँवदार जगह हो, वहाँ पे लगाएँ और नमी इस बेड में ज़्यादा हमेशा बनाए रखनी है। तो सुबह और शाम और दोपहर में भी अगर संभव हो सके तो इस बेड में ड्रिप जो है सप्लाई आधा-आधा घंटे से ज़्यादा चलेगी। उसके अलावा ये जो बेड है इसमें पत्तों को क्यों नहीं रखना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो फूड स्टोरेज उसमें पड़ा हुआ था, वो तने के थ्रू उस पत्तों को बढ़ाने के या उसको सँभालने में जाएगा, जिसकी वजह से वो पत्ते ज़मीन से भी जब टच होंगे तो यहाँ सड़न का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसी परिस्थिति में ये पौधा जो है ज़्यादा मरने की प्रतिशत की इसकी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सक्सेस परसेंटेज कम हो जाते हैं। जबकि अगर इस तरह से आप नमी बनाए रखते हैं और ऐसे आप 3 दिन के बाद अगर एक फंजीसाइड भी दे लेते हैं और हफ्ते 7 दिन के बाद एक बार अगर गुड़ाई कर देते हैं, तो ये करीब-करीब 90 से 93% तक ये पौधा सक्सेस रहता है कटिंग वाला, जो पूरी तरह से सफल उत्पादन देता है। बल्कि मैं कहूँ कि उससे छोटे जीवन काल में ही ये पौधा जो है अपने रोपण के बाद से अपने फलत को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह के पौधे में 1 गाँठ से 2 गाँठ के बीच की जो दूरी होती है, ये भी काफ़ी कम हो जाती है और फल बहुत अच्छी क्वालिटी के भी हो जाते हैं। ये मैंने अपने प्रायोगिक स्तर में देखा है। कटिंग से जो पौधा लगेगा, इसमें आसानी से आप खराब होते हुए जो आपकी नर्सरी के पौधे थे, उससे आप बढ़ा के लगा सकते हैं। ना सिर्फ ये कर सकते हैं, बल्कि अगर आप चाहें तो आपकी जो नर्सरी से आपके पास महँगे बीज थे बनाते हुए पौधे का नर्सरी उत्पादन भी कर सकते हैं। तो किसान की लागत जो है इसमें अधिक नहीं होगी, बल्कि जो लागत खराब हो रही थी वो दिक्कत ना करते हुए बढ़ जाएगी और इसके साथ में आप पौध उत्पादन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप नर्सरी का बिज़नेस करते हैं तो भी ये गेंदे की भी इसी तरह से सेम नर्सरी काफ़ी सारी जगह कलकत्ता और इस तरह के कुछ जो बागवान हैं वो अपने क्षेत्र में करते हैं और बेचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये एक प्रोसेस है प्रूनिंग का। प्रूनिंग जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था कि ये फलों की क्वालिटी को बढ़ा देता है। अब चूँकि इनडिटरमिनेट टाइप की जो वैरायटी है वो लगातार बढ़ती रहती हैं, तो पहला जो फ़ोटो है इसमें आप देखें कि हम इसमें क्या करते हैं 2 से 3 और अधिकतम 4 डालियों को ही सीधा बढ़ने देते हैं। इन हर डालियों के इन हर पौधों के ऊपर जो है तार 12 फीट 10 फीट की हाइट में खींचे रहते हैं, जिससे एक डोरी और क्लिप लटकी रहती हैं। तो हर पौधे को अगर हम सीधा बढ़ने देंगे, तो ये साइड में जो अपनी ऑक्सिलरी कलियाँ हैं इसकी बड हैं, वो काफ़ी सारी और भी ब्रांच निकालना शुरू कर देती हैं। तो हम हफ्ते में 1 दिन डिसाइड कर देते हैं। इसके पहले इसकी जो टिप है, सबसे ऊपरी भाग जो है, टर्मिनल बड उसको हम तोड़ देते हैं। तो 6 गाँठ के ऊपर से अगर ये तोड़ेंगे, लगाने के पौध रोपण के 15 दिन बाद, ये पहली प्रोसेस जो करते हैं कि ऊपर से तोड़ देना। तो साइड से जितनी भी ब्रांच जो कलियाँ जिस जगह से निकलनी थी, उस जगह से नई ब्रांच और बढ़ती हैं। अब हमको ये तय करना होता है कि हम अपने उत्पादन में 3 या 4 या 2 कितनी जो है शाखाएँ ले रहे हैं और इस तरह से शाखाएँ लेते हुए हम जो है इसका उत्पादन लेना चाहते हैं। अगर हम ज़्यादा शाखाएँ लेंगे तो इसमें फलों के जो गुच्छे हैं, गुच्छों में फलों की साइज़ छोटे हो जाएँगे और ज़्यादा पत्ते, ज़्यादा ब्रांच होने से क्या होगा कि इसका जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा।
लेकिन क्वालिटी में सबसे ज़्यादा समझौता हो जाता है यहाँ पे। अगर हम 3 या 2 डाली लेते हैं तो उत्पादन भी अच्छा होता है, फलों में गुच्छों की संख्या भी ज़्यादा होती है, गुच्छों में फलों की संख्या भी ज़्यादा होती है और उसकी जो चमक है या उसका जो स्वाद है या उसका साइज़ है सबसे बड़ी बात, जिसके दम पे ही किसी उत्पादक को कोई भी उपभोक्ता या मंडी में दाम मिलता है, ये सबसे ज़्यादा रहता है। तो 2 या 3 या जो भी जितनी भी ब्रांच है वो हम तय करते हैं कि हमें छोड़नी है और उनको ही ऊर्ध्वाधर बढ़ने देते हैं। हफ्ते में 1 दिन डिसाइड करते हुए उस दोनों जो छोड़ी ब्रांच हैं इसकी किनारे से जितनी भी दूसरी शाखाएँ निकलती हैं उनको शुरुआती अवस्था में ही तोड़ देते हैं, ताकि आपका जो पोषण है उसका ज़्यादातर भाग उनके द्वारा ना लिया जाए, जिसमें कि थोड़ा लेट आएँगे फल और वो ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच शाखाएँ होने से जो है आपका फलों की क्वालिटी पे भी असर पड़ेगा, उत्पादन पे भी असर पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या करते हैं कि दूसरी फ़ोटो में आपको जो दिख रहा होगा, ये पहला फूल आने के वक़्त एक तो पहला फूल तोड़ देते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसा बाल विवाह, बस छोटी उम्र में अगर पौधा उत्पादन देना शुरू कर देगा, तो उसकी जड़ों में भी वो बढ़ोतरी नहीं होगी, उसकी फलों की क्वालिटी भी नहीं रहेगी और उसका जो पोषण है, वो शुरुआत से ही वो एक प्रेशर के साथ में अपने आप में पोषण में बदलने के लिए फलों के लिए बहुत रूप से उसको प्रभाव करेगा और वो बहुत ज़्यादा प्रभावी उत्पादन नहीं दे सकेगा। लेकिन पहला फूल आप तोड़ देंगे, तो वो जो पोषण फलों में लगाने वाला था, वो अपनी शाखाओं के विस्तार में, अपनी बढ़त में, जड़ों के विस्तार में और ज़्यादा खाने को खोजने के प्रभाव में लगाएगा, जिससे आपको आगे जाके अच्छा उत्पादन और ज़्यादा मिलेगा। दूसरा काम ये करते हैं कि पहले फूल के नीचे जितनी भी आपकी शाखाएँ हैं, वो सभी तोड़ देते हैं। ये शाखाएँ खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कम करती हैं, बल्कि अपने पोषण के लिए या ज़मीन के पास में रहने से, ज़मीन के पास छाँव ज़्यादा देती हैं, जिससे कि कीड़ों का प्रभाव भी जल्दी असर आ सकता है और पुरानी हो चुकी होती हैं, तो इनमें अपने आप को सँभालने के लिए कार्बोहाइड्रेट का एक्स्ट्रा प्रभाव पौधे से खींचा जाता है। को या शाखाओं को बढ़ने से कम कर देता है। तो शुरुआती अवस्था में ही ये 2, 3, 4 जितने भी पहले फूल के नीचे जो हैं, वो तोड़ देते हैं। इनसेट में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है हमने 2 ब्रांच को या 3 ब्रांच को इसमें छोड़ा हुआ है और पहला फूल तोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इस तरह से ये ब्रांच आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से क्लिप बंधी हुई है, क्लिप के बगल में सिर्फ़ ये 2 डालियाँ जा रही हैं और इसके नीचे के जितने पत्ते थे वो टूट चुके हैं, तो कितने नीचे से ही फलों का बहाव शुरू हो चुका है। ये जो पौधे हैं ये कटिंग से ही लगाए हुए थे जो आपने शुरू में देखे थे। तो इसमें बिल्कुल ज़मीन के पास से ही गुच्छे बहुत अच्छी क्वालिटी के बड़े साइज़ के और हर गुच्छों में फलों की संख्या भी ज़्यादा होते हुए एक शानदार चमक के साथ ये उत्पाद लिए जा सकते हैं। ये प्रूनिंग का फ़ायदा होता है, जो पूरे पौधे पे हमेशा प्रभावी दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। कुछ जो है शुरुआती अवस्था में आप बाहर की ब्रांच में भी ऐसे पत्ते जो हैं ज़मीन के पास से सकर्स हैं अगर, तो ये आप हटा सकते हैं। ग्रीन हाउस हो या बाहर हो, अगर ज़मीन के पास से बिल्कुल जड़ों के पास से कोई ब्रांच निकल रही है टमाटर के केस में, तो ये मुख्य पौधे से उसका सारा पोषण बहुत तेज़ी से खींचती है और इसमें फलों के आने की संख्या बहुत कम रहती है। तो हमेशा ही इस सकस को हटा लेना है और शुरुआती अवस्था में पौधे को एक कैनोपी मैनेजमेंट के अंदर में एक छत्रछाया प्रभाव दे देना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अगली स्लाइड। हाँ जी। दूसरा प्रभाव है कि मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है कि पौधों के जड़ों के आसपास में कोई भी ऐसी बिछावन को लगा देना जिससे सूर्य के प्रकाश को सीधा जो है जड़ों तक या जमीन तक पहुंचने से रोका जा सके। तो इसका प्रभाव ये होता है कि पानी के उड़ने की जो वाष्पोत्सर्जन दर है वो कम हो जाती है, जिससे कि कम पानी देना पड़ता है। बार-बार पानी ना देने से पानी की भी बचत होती है और ज़मीन की जो कॉम्पैक्टनेस है वो ज़्यादा नहीं होती है। बहुत भारी नहीं होती चली जाती है मिट्टी, बल्कि पोली होती जाती है, जिससे आसानी से उसमें ऑक्सीजन जा सकती है, जड़ों में ऑक्सीजन के प्रभाव से
आपकी जड़ों को विस्तार मिलता है और इस तरह से आपका जो है एक तापमान भी बना रहता है जो जल्दी उत्पादन लाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर बनता है। तो हमेशा एक क्षेत्र में अगर मल्चिंग लगाई हुई हो और बिना मल्चिंग की गई हो, उस जगह पे आपको उत्पादन मल्चिंग वाले क्षेत्र में से ज़्यादा जल्दी आता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी जगह पे अगर मल्चिंग की गई है, वहाँ पे घास नहीं उग सकती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस जगह के घास के बीज में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करने देता है और फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया नहीं हो सकती है, इसकी वजह से क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोफिल का नहीं बनना उस जगह के पौधों को पीला कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना पोषण दोबारा पूरा शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मल्चिंग की जो प्रोसेस है, इनडायरेक्टली ये वीड मैनेजमेंट में, खरपतवार नियंत्रण में भी काम करती है। अगर ये मल्चिंग किस तरह की हो सकती है आपकी जो है नॉन ऑर्गेनिक मल्चिंग मतलब प्लास्टिक मल्चिंग होती हैं और ऑर्गेनिक मल्चिंग यानी कि ऐसी चीज़ जो जीवाश्म हो, जिसमें आगे जाके जो है जीवाश्म गतिविधियों को बढ़ा दे। पान आपके आम के पत्ते, केले के पत्ते अ, आपके अशोक के पत्ते या कोई भी ऐसी धान का पुआल है, भूसा है, ऐसी चीज़ जो किसान को या किसी भी ऐसे उत्पादक को अनावश्यक रूप से कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए बिना आसानी से मिल रही हो और ज़मीन में मिलने के बाद ज़मीन को कोई नुकसान ना पहुँचाए। प्लास्टिक मल्चिंग आजकल बायोडिग्रेडेबल भी प्लास्टिक मल्चिंग आई हुई हैं, जो कुछ समय के बाद सड़ जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि प्लास्टिक जब ज़मीन में सड़ेगी या ज़मीन के ऊपर रखी जाएगी, तो दिन-प्रतिदिन एक तो प्लास्टिक का उपयोग बढ़ेगा और सड़ने के बाद भी वो कुछ न कुछ केमिकल प्रभाव अपना ज़मीन में छोड़ेगी। तो हम यहाँ पे करते हैं जैविक मल्चिंग चूँकि धान या ऐसा भूसा कुछ बहुत आसानी से किसानों के पास मिल जाता है, तो ये सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है। इस तरह की मल्चिंग को बिछाने से क्या होता है जो अंदर में हल्की ठंडक और हल्की गर्मी बनी रहती है, इससे सूक्ष्म जीवों को भी और इस पुआल को भी काट सड़ाने का मौका मिलता है, जिससे उनकी गतिविधियाँ बढ़ने से इस ज़मीन की भी उर्वरा शक्ति दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। एक सीज़न के बाद आप 10 महीने तक, 8 महीने तक अगर इस मल्चिंग को बिछा के रखते हैं, तो अगले सीज़न में गर्मी की जुताई में आप इसको वापस मिला के इसी में कंपोस्ट बना सकते हैं। जो उसके अगले सीज़न में इसको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। ये मिट्टी के तापमान नियंत्रण में भी कर सकता है और दूसरा जो आपके पास फार्म का वेस्ट मटेरियल था, इसका सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है इसका प्रयोग करने का। तो इससे उपज और जैविक, अजैविक जैसे जो उत्पाद हैं, इनको बहुत तेज़ी से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। पोषण प्रबंधन में जो बात करते हैं, तो गोबर की खाद, केचुआ खाद, घन जीवामृत, जीवामृत, खलियाँ हैं बहुत सारी मूँगफली की, आपकी अरंडी की, नीम की, सरसों की खली है, ये सब आप ज़मीन में मिला सकते हैं, जो सूक्ष्म तत्वों की भी कमी पूरी करती हैं। नीम की और करंज की खलियाँ हैं जो है वो आपको नेमाटोड से लेके दूसरे हानिकारक कीटाणुओं को भी नष्ट करती हैं और पौधों में पोषण भी देती हैं। इसके अलावा जैव उर्वरक में जो है आपके वो काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में जो भी आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पड़ी हुई थी, इनको घोल के जड़ों के पास में लेते हैं। माइकोराइज़ा जैसी जो फंगस है, वो जड़ों का विस्तार भी करती है और इसके साथ में आपका फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया की तरह भी वो एक रोल प्ले करती है। और बहुत सारे दूसरे टॉनिक हैं, जो समय-समय पर किसान बनाते हैं। गौमूत्र भी चलाते हैं, इसमें आप सोयाबीन टॉनिक है, इफ़को के प्रोडक्ट हैं जो ऑर्गेनिकली काफ़ी सारी जगह पे चलाए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं एक पोषण प्रबंधन में अलग-अलग स्रोत हैं जिनके तहत में आप समय-समय पर लगातार जो है, चाहे छिड़काव के माध्यम से, चाहे ड्रिप के ड्रेंचिंग के माध्यम से या पहले भी ज़मीन में मिला के लगातार आप पौधे के पोषण प्रबंधन करते हैं। अगली स्लाइड प्लीज़। कीट नियंत्रण में चूँकि ग्रीन हाउस में एक बिल्कुल पैक एनवायरनमेंट रहता है, तो यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप और दूसरे जो हैं एनपीवी टाइप के बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग ख़ास नहीं रह जाता है। फिर भी कुछ हद तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पीले रंग का जो ये चिपचिपा स्टिकी ट्रैप है, ये सफ़ेद मक्खी और माहो के लिए और
नीले रंग का या काले रंग का जो ट्रैप होता है, ये आपका थ्रिप्स जैसे कीड़ों को चिपका लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको नीम और करंज तेल का छिड़काव करना हो या फिर आपको बीटी जैसी भी चीज़ अगर देनी हो इल्लियों के लिए या कोई भी दूसरा वेवेरिया और ऐसे तरह के आपको बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करना हो, तो इनका प्रयोग कम से कम करना पड़ता है। हालाँकि अगर आपके पास ऐसे अवयव हैं, जब आप कंपोस्ट दे रहे हैं, जब आप पूरी तरह से जैविक गतिविधियाँ कर रखे हैं, कोई केमिकल नहीं पड़ा है, तो आप बिवेरिया बेसियाना या मेटाराइज़म एनिसोप्ली या आपका वर्टिसिलियम लैक्नी जैसी फंगस जो कीड़ों के ऊपर फंगस पैदा कर देती है, उनकी क्यूटिकल लेयर को डिस्टर्ब करती है, जिससे कीट नियंत्रण होता है। तो ये अपने आप से पौधे के आसपास भी बनी रहती है और जीवामृत जैसे जो अवयव आप यूज़ करते हैं, इसमें स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा और बल्कि कुछ इंसेक्टिसाइड प्रभाव भी देती हैं, तो इस तरह से ये कीट नियंत्रण का पूरा काम करते हैं। तो इसमें छाछ जो है ये भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तांबा डाल दें अगर आप छाछ में और उस हरी होती हुई छाछ की जितनी ज़्यादा पुरानी हो उतनी कम मात्रा को आप प्रयोग करते रहें, तो ज़मीन का भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में जो लोग प्रयोग करते हैं जड़ों के पास सड़न को रोकने के लिए या कॉपर की कमी पूरी करने के लिए, उस तरह के भी काम करती है। इसके अलावा एमिनो एसिड जैसा प्रभाव भी रखती है। जो छाछ के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैं, ये अपना अलग एंजाइमिक एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और इसके अलावा छाछ या देसी गाय का कच्चा दूध जो है, ये वायरस को भी कंट्रोल करती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा प्रभाव जो है हल्दी से, छाछ से, गौमूत्र से, हींग से, इन सब से आप देख सकते हैं अपने प्रभाव फसल पे लगातार उसके पत्तों की चमक, उसके फलों की क्वालिटी और कीट नियंत्रण, ये सारी चीज़ें एक साथ होती चली जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। रोग नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास ये बहुत महत्वपूर्ण बैट्समैन कह सकते हैं आप जो हैं जैविक खेती के और ये ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास काफ़ी सारे लोगों की होती है कि कहाँ मिल सकता है। तो इफ़को ने हाल ही में कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अगर आपको ज़मीन में देना हो तो ज़मीन में देने के लिए त्रिगुण नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसमें कि नेमाटोड को मारने के लिए भी इसमें फंगस है, बैसिलोमाइसीज लिलिसिनस और ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास भी है। तो ये सिर्फ ज़मीन में ड्रिप के माध्यम से दिया जा सकता है। 1 लीटर प्रति एकड़ की इसकी डोज़ आसानी से दी जा सकती है। इसके अलावा आपको ऑलराउंडर नाम से एक प्रोडक्ट है इफ़को का जिसमें ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास का मिक्स स्वरूप है। तो ये आप छिड़काव माध्यम से दे सकते हैं या आप बाज़ार से कोई भी ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास अलग-अलग लेके एक छिड़काव के टाइम में मिलाते हुए दे सकते हैं। तो ये आपकी जो फंगस जनित बीमारियाँ हैं, ये जो आपकी जीवाणु जनित में जो बीमारियाँ हैं, उनको सभी को ये कंट्रोल करता है ये छिड़काव और समय-समय पर जीवामृत जैसा छिड़काव या गौमूत्र जैसा छिड़काव भी इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो बनाया है घर पे घरेलू उपभोक्ताओं को या जो जैविक स्तर पे बाज़ार में ना जाके घर पे बनाने के सक्षम हो, उनके लिए देसी गाय का कच्चा दूध और हल्दी और हींग का एक एक बहुत अच्छा जो है मिश्रण तैयार किया गया और कुछ समय से ये लगातार जो है काफ़ी सारे क्षेत्र में अपनी सक्रियता को बढ़ाते हुए पौधे को बहुत अच्छा जो है सारे कीटों से आपके वायरस से ख़ास तौर पे पत्तों में जो मुड़ने का कुरकुरा, चुड़मुड़ा सा एक प्रभाव दिखाई देता है, जो लीफ कर्व निकोटियाना वायरस 16 की प्रभाव की वजह से आता है। ये उससे अपने आप को प्रभावी ढंग से बचाता है। तो होता ये है कि सफ़ेद मक्खी नाम का एक कीड़ा होता है जो पत्तों में रस चूसता है। अगर ये अपने अंदर में वायरस को लेकर पौधे के पास में आता है, तो एक पौधे से रस चूसते हुए हर एक पौधे को प्रभावित करता चला जाता है। इस तरह के से ये क्या करता है कि आपके पूरे खेत में लीफ कर्ल वायरस को फैलाता है। तो बात करते हैं पहले तो इसके नियंत्रण की, फिर कुछ और नई इससे जुड़ी भ्रांतियाँ भी हैं, उसके बारे में।
लीफ कल वायरस में पौधा जो है अपना ग्रोथ को बंद कर देता है। तो हमें ये कंफर्म करना होता है कि लीफ कल वायरस ही है। इसके लिए जड़ों को उखाड़ के देखते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मिलता-जुलता लक्षण जो है निमेटोड नाम का प्रभाव भी दिखाता है, वो जड़ों में घाव बना देता है। अगर आपकी जड़ों में घाव नहीं है और पत्तियाँ चुड़मुड़ी हैं, तो ये वायरस है, लीफ कल वायरस है। अगर पत्तों में घाव है और चुड़मुड़ी ना होके थोड़ी मोटी और छोटी हो चुकी हैं पत्तियाँ, तो ये निमेटोड है। तो निमेटोड के लिए जमीन में पेसिलोमाइसी लिलेसिनस को देना है। ये फंगस है, 2 किलो प्रति एकड़ की दर से ये दी जाती है। साथ में आप गेंदे का पौधा भी लगा सकते हैं। जो गेंदे के पौधों की जड़ों से जो रसायन निकलते हैं, वो आपके जो निमेटोड के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। अगर निमेटोड नहीं है और आप ये कंफर्म हो चुके हैं कि लीफ कल वायरस है, तो पहला प्रभाव ये करना है कि सफेद मक्खी को मारने के सारे उपाय करने हैं और जो भी प्रभावित पौधा दिखाई दे रहा है, उसको खेत से बाहर दूसरी जगह पे ले जाके जलाना है। उसके बाद मुख्य प्रभाव आपको करना है, इसमें देसी गाय होनी चाहिए, जिसका कच्चा दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है और ना हो तो छाछ। या तो छाछ या तो कच्चा दूध। तो कच्चा दूध अगर आप ले रहे हैं तो 1 लीटर की मात्रा, अगर कच्चा दूध नहीं ले रहे हैं तो छाछ ले रहे हैं तो 250 ml की मात्रा आप ले सकते हैं। ये छाछ जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी, 6 महीने भी पुरानी होगी तो भी ये चलती है। तो उसकी मात्रा हर महीने वाइज़ आप हैं कि 50 ग्राम तक कम कर सकते हैं। 50 ml तक कम करते हुए से आखिरकार 6 महीने की 50 से 100 ml तक भी 50 तक आप ला सकते हैं। 15 लीटर की पानी की टंकी में 1 लीटर आपको देसी गाय का कच्चा दूध या फिर 250 ml छाछ लेनी है। 3 से 5 ग्राम आपको हींग लेनी है और हल्दी लेनी है। तो हल्दी जो होती है ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रभाव दिखाती है। ये किसी भी फंगस या बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं दे सकती। और हींग जो होता है ये रस चूसने वाले कीड़ों के लिए खास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाता है। और कच्चा दूध जो है ये वायरस के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी दिखाता है। जिन्हें भी इस बारे में संशय हो, वो काफ़ी सारे रिसर्च पेपर में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो आईसीआर के और गूगल के बहुत सारे और भी मॉड्यूल में आपको मिल जाएँगे। तो ये बहुत अच्छी तरीके से प्रभावी हुआ है, ना सिर्फ मिर्च में, पपीते में, आपके काफ़ी सारी जो दलहन है, खास तौर पे उड़द, मूँग और टमाटर में, भिंडी में, इनमें सब में ये इसने प्रभाव से पौधे को काफ़ी हद तक ठीक किया है या फिर नहीं आए थे तो नहीं आने दिया। तो वायरस का बाज़ार से कोई इलाज खास तौर पे प्रभावी नहीं मिला है अभी तक। बहुत सारी कंपनियों के और रिटेलर के जाल में फँसते हुए किसान सिर्फ अंधाधुंध केमिकल पे केमिकल छिड़कते हैं। और जितने भी ज़्यादातर जगह के जो दुकानदार हैं या कुछ 1 आध 2 कंपनी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिन्हें खुद भी ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता है, वो सिर्फ किसानों को अपने प्रोडक्ट बेच-बेच के और उनको एक से एक कर्जे में डुबाए चले जाते हैं। तो ये हर एक चीज़ जो है आपके पास में उपलब्ध है और बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा जैविक कीटनाशी में ये सारे पे चर्चा हो चुकी है। दीमक हो या फिर अ अ, इल्ली हो या फिर आपकी जो है रस चूसने वाले माहू जैसे कीड़े हों, इसके लिए आप मेटाराइज़ियम एनिसोप्ली एक बहुत बढ़िया फफूंद है, जो कीड़ों में किसी भी तरह से प्रभाव दिखाती है। बीटी जो है बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, जिसको भी आप फसलों में इल्लियों के लिए खास तौर पे दे सकते हैं और ऐसा ही एनपीवी जो है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रॉक्सी वायरस, ये एक लाभदायक वायरस है जो पौधों में छिड़का जाता है। इसको आज की कोरोना की सिचुएशन की तरह से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कोरोना छुआछूत से फैल रहा है, वैसे ही एनपीवी जो है इल्लियों के लिए पौधों में फैलता है। और एनपीवी के छिड़काव के बाद मरी हुई इल्लियों को अगर आप इकट्ठा करके पीस के दोबारा पानी के साथ छिड़क दें, तो जितनी भी दूसरी बची हुई इल्लियाँ रह गई थी या दूसरे भी और क्षेत्रों में आप छिड़कें, तो भी उसी तरह से प्रभाव दिखाता चला जाएगा। अगली स्लाइड प्लीज़। उपज और तुड़ाई में जो बात है वो ग्रीन हाउस की जो वैरायटी होती है, इनमें करीब 82 से 85 दिन में तुड़ाई शुरू होती है।
जबकि जो बाहर की वैरायटी होती है इसमें 60 से 65 दिन में तुड़ाई शुरू होती है। और बात करें जब चेरी टमाटर की, तो चेरी टमाटर में क्या होता है कि 80% इसको गुच्छे में ही तोड़ा जाता है, इसलिए करीब-करीब 80% तक जो है उस गुच्छे में फल पक चुके हों, आगे की टिप पे जो 2 से 3 फल ब हरे बचे रह जाएँ तभी इसको तोड़ लिया जाता है और गुच्छे के साथ में ही इसकी मार्केट के लिए प्रोसेसिंग कर दी जाती है। तो फलों की तुड़ाई करें तो उनको फील्ड हीट हटाएँ, जो खेत में तोड़ने के बाद गर्मी होती है तो उस टाइम उसको थोड़ी देर छाँव में रखा जाता है। अगर आप तोड़ते ही तुरंत बाज़ार के लिए पैक कर देंगे, तो स्टोरेज के टाइम में या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में इन फलों में जो है सड़न की समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित हो जाती है। दूसरा आपका जो है कोई भी तरह का ऐसा केमिकल इस तरह के उत्पाद में ना छिड़कें जो इसकी ये सोचें कि इसकी वैक्सिंग करने के लिए या फिर इसकी ठंडक बनाए रखने के लिए है। जब ये सामान्य मात्रा में आते हैं तो बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो तुड़ाई उपरांत प्रबंधन के बाद से अगर ग्रीन हाउस की बात करें तो चेरी टमाटर जो है वो 3 से 3.5 किलो उत्पादन तक देता है, जबकि जो ग्रीन हाउस की दूसरी बड़े टमाटर की जो वैरायटी है वो बल्कि आज के टाइम में तो दावा यहाँ भी किया गया है कि 19 किलो प्रति पौधे तक की उपज ली गई है और ये दावा पूरे भारत में मान्य नहीं है। ये दावा क्यों नहीं मान्य है? जैसे भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र है बैंगलोर में और इसने कुछ वैरायटी निकाली है टमाटर की जो अर्का सीरीज चलती हैं, उसमें अर्का सम्राट और अर्का रक्षक। तो पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि काफ़ी सारे किसानों ने उस चीज़ों को समझा नहीं जो असल वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाती है। कभी कोई भी वैरायटी जो रिलीज़ की जाती है, वो एक क्षेत्र विशेष के लिए की जाती है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की वैरायटी हो या फिर वो प्राइवेट सेक्टर की। क्योंकि भारत जो है विभिन्नताओं का देश है और यहाँ पे जो किस्में हैं, वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को प्रभावित करती हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वैरायटी दिल्ली में बहुत अच्छी उत्पादन दे रही है, वो वैरायटी कर्नाटक की जलवायु में उसी स्तर का उत्पादन देगी या वही तरह की बीमारियाँ प्रभावित नहीं करेंगी। अर्का रक्षक और अर्का सम्राट के बारे में ये कहा गया है कि ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी है। 3 तरह की जो लीफ कल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और एक अन्य बीमारी के तहत ये प्रतिरोधी किस्म है और 19 किलो प्रति पौधे तक का उत्पादन इसने दिया है। लेकिन ये वैरायटी जब आप दिल्ली में जाएँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन सर से बात करें, उनके रिसर्च ट्रायल को देखेंगे या फिर आप 4-5 साल पहले जिन्होंने इस वैरायटी को लगाया है मध्य प्रदेश में आपके अर्जुन पाटीदार जी हैं सुवासरा में, इन्होंने भी लगाया और भी काफ़ी सारी जगह पे ये लगा, तो उस जगह पे इन वैरायटियों की निष्क्रियता अपने क्षेत्र में बहुत तेज़ी से दिखी गई। ये वैरायटियाँ वहाँ की जलवायु के लिए अच्छी हैं, लेकिन यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। तो किसान बहुत सारी जगह पे काफ़ी सारे झांसों में या दूसरी जगह में भी ना फँसे और अगर कोई सेंटर से निकाली जा रही है तो उस चीज़ को पूरी तरह से समझें कि ये वहाँ के लिए है। अगर आपको करना है तो बहुत छोटे स्तर पे एक ट्रायल करें, उसके बाद आप कमर्शियली रूप में इसको लेके जाएँ। तुड़ाई उपरांत जो प्रबंधन है वो पैकिंग में लेके आपकी किस जगह की वैरायटी है, अगर चेरी टमाटर है तो आपको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भेजना है, आपको मार्केटिंग चैनल बनाना है, आपका जो जैविक उत्पाद है इसका तो सबसे ज़्यादा सफलता इसकी तुड़ाई उपरांत प्रबंधन पे ही निर्भर करता है। क्योंकि मंडी में किसी भी जैविक उत्पाद का कोई अलग से रेट नहीं दे सकता है, ना मंडी का आढ़तिया आपको देता है। हर जैविक किसान को यहाँ भी जाना होगा, यहाँ भी वर्क करना होगा कि उसके उपभोक्ताओं को वो खुद चूज़ करे। उन जगहों तक पहुँचे या उस मार्केटिंग लिंक से अपने आप को कनेक्ट करे, जो सीधे उसको उपभोक्ताओं से जोड़ती। तब वो उस तरह की प्रोसेसिंग करते हुए आपको अगर आपका प्रोसेसिंग ना भी हो रही है डायरेक्टली कंज्यूमर के पास तक, तो आप इसको प्रोसेसिंग में सॉस में लेके जाइए, स्क्वैश में, कुछ और प्रोडक्ट में बनाइए। इसका लॉकडाउन में हम लोगों ने इसका पाउडर भी बनाया है, तो आप उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं इसको, जिसमें कि आपके प्रोडक्ट का आपको सबसे ज़्यादा उत्पादन लाभ मिल सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़।
अब ये ग्रीन हाउस की जो सफाई है ये अगले वर्ष, क्योंकि ग्रीन हाउस में जब 10 महीने तक की फसल आप ले सकते हैं, तो अप्रैल होते-होते तक इसमें वो तापमान होने लगेगा कि आपके लिए संभव नहीं हो सकेगा कि इस ग्रीन हाउस को अगले पूरे दूसरे साल तक बढ़ा सकें। ऐसे वक़्त में ह्यूमिडिटी बहुत हाई हो जाती है और सारी जो पौधे हैं वो अपने आप में एक बीमारियों के संग्राहक हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से पौधों को हटाएँ वहाँ से, और उसकी जुताई करें, उसमें आप जो है हल्का पानी के साथ में इसकी वाष्पोत्सर्जन दर को बढ़ाते हुए इसकी फ्यूमिगेशन करें। आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक प्रोसेस में ही रहे, तो ज़्यादा बेहतर है। और अगले साल के लिए प्रबंधन करें कि गर्मी के 2 महीने जो है इसकी खूब बढ़िया जुताई करके छोड़ दें। नमी रखें तो वो पानी तेज़ी से उड़ेगा और पूरा ग्रीन हाउस पैक कर दें। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आप तापमान को अपने हद तक नियंत्रण रखें। इसके लिए ज़रूरी है, अगर आपके पास ठंड का टाइम है, तो रात के समय जो तापमान सबसे नीचे आ जाता है, उस टाइम आपको साइड की जो वेंटिलेशन है इसको बंद करने हैं। और अंदर में आपको अगर कोई स्टीम हीटेड प्रोसेस में भी आपके पास है तो वो सप्लाई करनी है, मल्चिंग करनी है ताकि पौधे को ये ठंड से प्रभावित ना हो सके। इनके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आपका जो ग्रीन हाउस है गर्मी की जगह पे है, तो आपको शेड नेट वगैरह जैसी चीज अंदर लगानी है ताकि ऊपर में जो गर्मी पड़ रही है उससे पौधों पे ज़्यादा प्रभाव ना कर सके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि रबी सीजन में अगर आपने शेड नेट को ओपन किया है, तो आपका जो फूल है उससे फल बनने की प्रतिशत प्रभावित होती है। अगर ठंड में उसको धूप कम मिलेगी और छाँव ज़्यादा रहेगी, तो पौधे पतले होंगे और लंबे हो जाएँगे और फल जो है इसके झड़ने शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह कुछ प्रोसेस आप कर सकते हैं। बारिश आ रही है तो आपको बंद करना है, गर्मी है तो आपको वेंटिलेशन खोलना है, ठंड है तो आपको बंद करना है। ह्यूमिडिटी कभी बहुत हाई करनी है तो आपको फॉगर चलाने हैं कुछ मिनट के लिए, फिर पूरा पॉली हाउस बंद कर देना है। अगर बहुत गर्मी हो रही है तो फॉगर चलाते रहिए और पॉली हाउस की वेंटिलेशन खोल दीजिए। बाहर की जो हवा आ रही है अंदर के गिरते हुए पानी से ठंडी हो जाए तो पौधे को प्रभाव मिले। गर्मी में जब बहुत ज़्यादा रेडिएशन बढ़ रहा है तो फिर आप कुछ जगह पे चॉक की लिपाई भी करते हैं उस पे से। फिर बरसात के टाइम में उसकी धुलाई करते हैं ताकि पॉलीथीन क्लियर रहे और आपको अगली ठंड की आने वाली फसल में जो है प्रकाश समुचित रूप से मिल सके। तो ये छोटे-मोटे प्रोसेस करते हुए, ड्रिप की सफाई करते हुए, उसके फ्लश वाल्व खोलते हुए ऐसे आप लगातार जो है एक बहुत अच्छा जैविक तरीके से ग्रीन हाउस का उत्पादन ले सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करूँगा अपनी आपकी एडमिन टीम जो है, आपके जो भी चैट बॉक्स हैं वहाँ से सवाल ले सकें। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर शुभम कुलशेष जी, आपने एक विस्तृत जानकारी दी ग्रीन हाउस के फॉर्मेशन से लेके प्रोडक्शन तक, प्रूनिंग तक, एवरीथिंग यू हैव डिटेल्ड। बहुत अच्छी आपने डिटेल जानकारी हम सभी किसानों को दी है। ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है कि किसान को खुद मार्केट में उतरना पड़ेगा, अपने बाय प्रोडक्ट के साथ उतरें या फिर सीधे मार्केट में लेके आए, क्योंकि जैविक के लिए खुद मार्केट सर्च करना एक बड़ा पॉइंट है और बड़ी जरूरत की चीज आपने जानकारी दी। मैं अब ये सेशन ओपन करता हूं सवालों के लिए। जो भी किसान भाई हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़े हैं, अगर वो सवाल पूछना चाहते हैं, कैलाश शर्मा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कैलाश जी, आपका हैंड रेज है, आप माइक को अनम्यूट करिए। डॉक्टर शुभम जी, ये जी। आपका ये प्रोग्राम देख करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपका ये आप अपना presentation- परिचय दे सकते हैं रविंद्र प्रसाद जी? हाँ अपना जी। परिचय देते हैं। मेरा नाम रविंद्र प्रसाद है। हम झारखंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से हैं। हाँ बहुत बहुत जी, स्वागत है। जी जी। हाँ रविंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। शुभम सर, आपका ये परिचय हमको बहुत ही अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हम अपने तरीके से भी खेती करते हैं और ये ड्रिप से अभी हम 2 साल से खेती कर रहे हैं। तो हमें सर उत्पादन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, बट हम अभी ये ऑर्गेनिक पे नहीं चल रहे, हम केमिकल्स पे ही चल रहे हैं। जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप हजारीबाग से हैं रविंद्र जी? हाँ सर, हाँ सर। अच्छा। रविंद्र जी हमारे साथ काम कर चुके हैं। अच्छा रविंद्र जी यारा फर्टिलाइजर में
अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है ये, अभी और भी हजारीबाग के काफी सारे अभी भी मैं यारा में ही हूँ एज ए सेल्स ऑफिसर। अरे वेरी गुड, चलिए। जी। अमित मिश्रा जी, आपका हैंड रेज है। अमित मिश्रा जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपना माइक अनम्यूट करिए। भैया जी सादर प्रणाम। मैं अयोध्या से अमित मिश्रा। स्वागत है नमस्कार भैया। भैया मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जैसा आपको पता है कि ग्रीन हाउस का बजट इतना है कि प्रत्येक किसान के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो ग्रीन हाउस लगाए। तो जी। ऐसा जैसे कि ग्रीन हाउस में यूज होने वाली जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी चीजें हैं, फोगर वगैरह, वो सब मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा जी। कोई छोटा मॉडल है जिसको कि आपने डेवलप किया हो, जिसमें कि किसान खुद हाँ कम जी। लागत में उसे बना सके? हाँ कम जी। लागत इन द सेंस 50,000 टू 1 लाख में वो एक ग्रीन हाउस का छोटा प्रारूप बनाकर जी। टमाटर या कलर्ड कैप्सिकम इन सब की खेती कर सके। कृपया इस पर प्रकाश डालिएगा। और आज आपने पॉली हाउस के बारे में, ग्रीन हाउस के बारे में तो बताया ही, इसके साथ साथ आपने पौधा और कृषि से जुड़ी बहुत सारी बारीक जानकारियां दी, जिनका कि हम ओपन में भी प्रयोग कर एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। उसके लिए आपका हार्दिक आभार व धन्यवाद शुभम भैया जी। प्रणाम। जी। अच्छा जी, धन्यवाद। आपका सवाल था ग्रीन हाउस में छोटे स्तर के किसान कैसे इस टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं। जी तो आप काफी सारी जगह पे ये बहुत पुरानी एक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, लो कॉस्ट ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी क्या है, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी सप्लायर के थ्रू पूरा आपके जो है जीआई पाइप लगे हुए स्ट्रक्चर के अंदर ही खेती करें, वो ग्रीन हाउस फार्मिंग हुई। मौसम विपरीत खेती करनी है, आप मौसम के प्रभाव को रोक सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे अभी आप तरबूज की खेती करना चाहें तो छोटे लो कॉस्ट स्ट्रक्चर में लो टनल बनती हैं, बांस की खपच्चियां 1.5 से 2 फीट हाइट की आप मोड़ दें और जनवरी में आप प्लानिंग करें तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने उस पौधे को दे दिया, जो अर्ली प्रोडक्शन के लिए काफी है। या फिर धनिये की खेती करनी है या टमाटर भी करना है अगर आपको, तो बांस के स्ट्रक्चर जैसे गाँव में झोपड़ी बनती हैं, उस आकार में आप एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाइए और पॉलीथीन या जिस भी चीज से आप ढकना चाहते हैं उससे ढकें। अपने स्तर पे आप ये पॉलीथीन खरीद के अपनी इंजीनियरिंग कार्यकुशलता को दिखाते हुए इस स्तर की चीजों को छोटे स्तर पे पहले अप्लाई करके देख सकते हैं। और ये हमने खुद भी किया है। झारखंड में टाटा नगर में एक नक्सलाइड बेल्ट है, दारीसाई करके एक रिसर्च स्टेशन है, यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और खीरे की और टमाटर की खेती ऐसे की है। इसमें ऊपर जो है वो पॉलीथीन लगा दीजिए और साइड में जो है शेड नेट लगा दीजिए, और 12 फीट या 15 फीट लंबाई आपके ऊपर है, जितना आप रख सकते हैं। चौड़ाई 12 से 15 फीट आप रख के इसकी आसानी से छोटे स्तर की खेती कर सकते हैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मैं एक छोटे से हाँ जी। मतलब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जी। एक बहुत ही कम एरिया में भैया मैं शुरू करूंगा और जी। उसमें आपसे परेशान करूंगा आपको बिल्कुल, भैया। हाँ बिल्कुल स्वागत है। बल्कि मेरा तो सुझाव है कि आपको अभी भी जो किसान जो जायद में खेती करने वाले हैं, चाहे वो जी पपीते की फरवरी मार्च में नर्सरी बनाते हैं, उसको नवंबर दिसंबर में लगा सकते थे पहले, या जी फिर जी आप जो है तरबूज और दूसरी जो सब्जियां हैं गर्मी वाली, उसकी भी नर्सरी आप पॉली हाउस के स्ट्रक्चर में अभी बना लें, तो गिरने वाली ओस से और ठंड से आप बचाते हुए उसको जी अगेती फसल में ले सकते हैं। जी भैया जी। जी। हमारे बीच प्रकाश मालपानी जी हैं, शायद वो जबलपुर से हैं। अगर आपको आवाज आ रही हो तो प्रश्न पूछना चाहते हैं। मालपानी जी, आप अनम्यूट करिए माइक। प्रकाश मालपानी जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आप सभी विनय, अपना माइक, जी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, शायद थोड़ी देर बाद विनय जायसवाल जी का एक सवाल है, अगर वो सुन पा रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। विनय जायसवाल जी, इनका एक सवाल चैट बॉक्स में है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर जी साहब को काफी काफी वैल्यूबल गाइडेंस दिया डॉक्टर साहब ने सर नमस्ते। ग्रीन हाउस पॉली हाउस के बारे में। जी। तो थोड़ा सा मैं क्योंकि किसानों की मूलभूत ये समस्या होती है कि
अगर पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर कुछ भी क्रॉप लगाते हैं और खासकर टमाटर, जी तो पॉलिनेशन की इशू बहुत ज्यादा आते हैं, किसान को कुछ भी पैदावार नहीं मिल पाती और इसकी वजह से किसान टमाटर लगाना पसंद नहीं करता पॉली हाउस नेट हाउस में। जी तो डॉक्टर साहब एक आपसे सजेशन लेना चाहूंगा कि प्रॉपर वे क्या होगा पॉलिनेशन का, जिस टाइम जो एक निर्धारित समय हो जिस समय हम लोग पॉलिनेशन करें और हमारे किसान को अच्छी उत्पादन ले सके। सर वैसे तो कुछ ग्रीन हाउस में, चूंकि टमाटर जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो अभी क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आए हुए हैं पॉलिनेटर टाइप के, ये पौधे को शेक करते हैं। एक रॉड होती है जो थोड़ी कांपती हुई सी रहती है, जिससे पौधे के जो परागकण हैं झड़ते हैं और एक दूसरे के फूलों में अपने आप में जाते हैं। अब चूंकि एक लिमिटेड क्षेत्र है जिसमें कि आप मधुमक्खियों का प्रभाव नहीं देख सकते हैं, जिससे की वजह से 90% जो है आपका पॉलिनेशन होता है। तो ग्रीन हाउस में जो बड़े स्तर के ग्रीन हाउस है, वहां पे बम्बल बीज भी रखी गई हुई होती है, अगर ये ओपन वेंटिलेशन वाला प्रोसेस में है तो। नहीं तो इस तरह की प्रोसेस जहाँ पे कि पॉलिनेशन की दिक्कत आ रही हो, तो ये कुछ पॉलिनेटर मशीन्स भी आती हैं जो पॉलिनेशन की प्रोसेस को ठीक सुचारू रूप से ठीक कर लेती हैं। जी सर थैंक यू। प्रकाश मालपानी जी, आप Thanks. कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्रकाश मालपानी जी, आपका माइक। हेलो, आप सभी अपना माइक ऑन कर सकते हैं और आपका जो भी प्रश्न हो वो आप रख सकते हैं। इसी बीच में सभी पार्टिसिपेंट से एक अनुरोध करूंगा, चैट बॉक्स में बलराम टीम द्वारा एक फॉर्म का लिंक दिया है, आप लोग अगर सुझाव देंगे तो हम लोगों के लिए बेहतर होगा और उससे हम लोग आगे और भी अच्छे वेबिनार और अन्य आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो प्लीज थोड़ा समय देके वो फॉर्म जरूर आप लोग फिल कर सकें। प्रकाश मालपानी जी, आप पूछ सकते हैं, आपका माइक। हाँ जी, ऑन हो गया है। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब से, मैंने पहले भी डॉक्टर साहब को सुना हुआ 2-3 बार, जी जी अपना जबलपुर का जो नमस्कार सर। फार्मर्स ग्रुप है उसमें। तो डॉक्टर साहब एक चीज ये पूछना था कि जो मचान जो बना करके जो सुबह अपना क्या नाम है आकाश चौरसिया जी जो सागर में कर रहे हैं मल्टी लेयर, वो जी। भी तो एक तरीका है जिससे कि पॉली हाउस से 1/10 खर्चे में आदमी का काम हो जाता है, बल्कि 1/10 क्या 1/15 में काम हो जाता है। देखिए सर, मॉड्यूल बहुत सारे हैं। आपको मल्टीलेयर फार्मिंग भी करनी है तो ये देखना है कि इस स्पेस के बीच में, हाँ जी, जो जड़ों का विस्तार है ये पौधे को पोषण देने के लिए है, लेकिन ठीक एक बात है। समय विशेष के अंदर में ही आप वो पौधे लगाएं। जैसे हम क्या करते हैं, हमने चुकंदर भी लगाई थी इसके हाँ जी, बीच में, है ना, हाँ लेकिन अब ऐसी फसल का चुनाव ना करें जो टमाटर के उत्पादन को असर कर दे। ठीक बात उस है। समय दूरी, जैसे 60 सेंटीमीटर की जो दूरी है लाइन से लाइन की, अगर हाँ हम जी, उसके बीच में आप चाहे पालक लगा दें, मेथी लगा दें, धनिया लगा दें शुरू के हाँ जी, टाइम में, जो हाँ जी, निकाल सके, ये पूरे हाँ समय तक रहेगी तो जाहिर सी तौर पे ये हाँ, ये टमाटर के तो फिर पोषण को पूरी इंटरफेयर तरह से करेगी, प्रभावित, है ना बिल्कुल सर। जी। हाँ तो जी, और दूसरी क्या है कि सब्जियों में सूक्ष्म तत्व के प्रभाव बहुत तेजी से दिखते हैं। फलों का झड़ना है, हाँ जी, टमाटर में कैटफिश की डिसऑर्डर आती हैं जो धारी बन जाती है, या हाँ जी, बोरॉन की कमी है तो फट जाता है। तो हाँ जी, ये पोषण बहुत तेजी से दूसरी फसलों से प्रभावित होता है सर। हाँ और हाँ, अगर ऐसी फसल आप कोई भी ले रहे हैं जिसकी हाँ जी, जड़ें जो हैं शैलो रूटेड हैं, बहुत गहरी नहीं गई हुई हैं या आसपास में फैली हैं, तो हाँ जी, पहली फसल ऐसी रखें, या तो वो कोई दलहन हो जो हाँ नाइट्रोजन थोड़ी बहुत दे रही हो, हाँ, फैली हो तो मल्चिंग इफेक्ट दे रही हो, ऐसा चल सकता है, लेकिन हाँ, शुरुआती अवस्था तक। ये ठीक अगर बात है। पूरी पोषण में जाएगी तो जाहिर सी तौर पे जो मेन फसल है उसकी तरह से ये उसके ऊपर प्रभावित कर देगी, अपनी उपज को ग्रीन हाउस से डिफेक्टेड कर देगी फिर ये। अच्छा जी, ठीक बात है। जी सर। थैंक यू। बहुत बहुत कैलाश धन्यवाद मालपानी सौरभ जी, जी जी सौरभ जी, जी। कैलाश शर्मा सर पंजाब से हैं और वो अच्छा, कुछ अच्छा। कहना चाह रहे थे, उनकी बात पूछिए सुनें। पूछिए 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 कैलाश भाई, आप अनम्यूट करिए। कैलाश शर्मा सर, आवाज आ रही है आपको कैलाश जी? कैलाश जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। जी पूछिए पूछिए। हाँ जी सर। हाँ, नमस्कार डॉक्टर शुभम। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी, सर। मेरा प्रश्न ये था कि कई बार क्या है
जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम पे हुआ है, उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता था। उसमें आपने एक विषय टच करने की कोशिश की है, प्रोसेसिंग या पाउडर बनाने की जो जी विधि है। जी तो मेरे को तो वो बड़ा अच्छा टॉपिक लगा, इंटरेस्टिंग। हाँ तो जी थोड़ा सा ना इसके ऊपर किसानों के बीच में हमें ये लेके जानी है, ये जो प्रोसेसिंग की विधि है, ड्राइंग जी करके उसका पाउडर बनाना है। तो इससे कुछ हमारे किसान भाई जो हैं, वो उससे बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो जी ये कभी न कभी टाइम निकाल के इसका ज़रूर, चाहे तो आप ग्रुप में शेयर करिए। तो अगर अभी आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं तो बड़ा अच्छा विषय है ये मेरे हिसाब हाँ से जी किसानों के लिए। ये जी मेरा सर प्रश्न है, प्लीज़। बिल्कुल कैलाश शर्मा सर, एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स में हम लोग का एक फॉर्म है, तो प्लीज थोड़ा टाइम देके उसमें लिखिए, हम लोग बिल्कुल उसमें से पिक करेंगे। और बहुत अच्छा सजेशन दिया है डॉक्टर साहब, कुछ बताइए इसके बारे में। सर कॉमर्शियली तो मैंने खुद से ये बहुत बड़े लेवल तक नहीं किया है। संभव ये हुआ था कि कई बार ये होता है टमाटर, प्याज और आलू के केस में कि हर 3 से 4 साल के बाद ये पिट जाती हैं फसलें। एक बार बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे इस बार प्याज का हाल हो रहा है। कोई ना कोई संभव है कि अगले 2 वर्ष के अंदर प्याज जो है 35 पैसा किलो किसान बेचने वाले हैं। क्योंकि होता यह है कि एक बार अथाह लगा देते हैं और एक बार बिल्कुल नहीं लगाते हैं कि दाम इतना कम गिर गया है। तो प्रोसेसिंग किए बिना तो किसी किसान को उसकी उपज का भाव कंफर्म हो पाना संभव नहीं है। वो फायदे में नहीं जा सकता है। किसी वक्त है कि वो जा सकता है, किसी वक्त नहीं जा सकता है। अनिश्चितता का दौर ये बना रहेगा। तो टमाटर की जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, ये मेरे मन में वैसे तो खैर काफी सालों से रहा भी है और उस पे काफी सारे लोगों ने काम भी किया है। इस लॉकडाउन में क्या हुआ है कि हमने अपना जैविक टमाटर उत्पादन किया था और ये टमाटर हम जहाँ रहते हैं वहां पे हमने काफी सारी जगह पे हमारी संस्था ने ये योगदान दिया कि ये काफी सारे लोगों को निःशुल्क बट सका। लेकिन जो बात आई जब हम इसको बेचने के लिए बाजार में गए, तो मेरे फल जो थे वो जैसा आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं किसान के या किसी के सॉस के साथ में जो टमाटर दिखाता है बिल्कुल गोल रसेदार और हरे भरे, ऊपर जो है उस पे वो लगे हुए, तो ऐसे टमाटर का दाम अगर 3 रुपए किलो आपको व्यापारी बोले तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अब मैं इन फलों का क्या करूं। अच्छा, जाहिर सी तौर पे किसान के पास इतने सारे जो हैं बड़े बड़े प्रोसेसिंग के लिए, कहना आसान है किसान को कि सब आप कुछ नहीं है, मंडी में नहीं बिक रहा तो आप क्यों जानवरों को खिला रहे हो, आप सब तुरंत उसका सॉस बना दो, सुझाव देने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब प्रोसेसिंग में जब आता है, हमारे पास वो सारे अवयव भी नहीं थे उस टाइम में, बड़े भगोने हों या मसाले खोजने हों या ये सारी चीजें हों कि इतने सारे लोग हो सकें। तो थोड़ा बहुत स्तर पे हमने प्रयास किया, या काफी सारी और जगह पे, आप कोटा में गोयल अनुसंधान केंद्र है, वहां पे कॉमर्शियली जो है पवन टाक जी ने भी किया है इस पर। पाउडर फॉर्म में बदलना जो है बहुत अच्छा रहा। सोलर ड्रायर आजकल की एक टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसके तहत में आप कोई भी चीज को धूप की ऊर्जा के साथ में सुखा सकते हैं। तो जाहिर सी तौर पे सोलर ड्रायर जो है इस चीज में कम ऊर्जा या बिना कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा देते हुए ऊर्जा का एक सुचारू स्रोत भी हो सकता है और एक बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट जो आपको दे सकता है। अब पाउडर की जरूरत कहाँ होती है? पाउडर की जरूरत वहां होती है जहां पे ये टमाटर नहीं होता है, या ऑक्सीजन। जैसे अगर सेना की कैंटीन में खाना बनना है तो वहाँ उत्पादन नहीं होता है। लेह लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में हर टाइम ये उत्पादन नहीं होता है, वहां सप्लाई हो सकती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो साल भर टमाटर नहीं पाती हैं, प्यूरी बनानी हो, सॉस बनानी हो, प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज हो, फॉरेन एक्सपोर्ट में हो, तो यहाँ डिमांड है। जरूरत है उनको खोजने की या पहले अपना प्रोडक्ट रेडी करने की, और प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उन्हें पढ़ के उस स्तर तक का अपना प्रोडक्ट जो है उसकी उसकी जो लेवल है टमाटर में वो सारे कुछ रहे, कंटेंट, कलर आए। तो घरेलू स्तर पे हमने तो ये थोड़ा बहुत उत्पादन किया था कि 5-10 किलो टमाटर को ऐसे काट काट के सुखाया, फंगस से बचाया, बार बार पलटा, और बिल्कुल उसका जो पानी था लेवल वो उड़ाया, फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड करके देखा तो बहुत थोड़ी ही मात्रा जो है इसकी जा रही थी और फलों से ज्यादा स्वाद इसका पाउडर में था। तो इस पे काम जाहिर सी तौर पे बहुत सारी जगह पे हुआ भी होगा और निरंतर और भी हो रहा होगा। लेकिन किसान को ये पाउडर सबसे एक निश्चित आय दे सकता है अगर किसान इस पे वर्क करे। आज के टाइम में लोग
खुद का फैमिली फार्मर भी खोजने लगे। ये जागरूकता आई है कोरोना से कि स्वस्थ फसल अगर आपके पास है, अब जैविक उत्पादों को जाहिर से तौर पे कोल्ड स्टोरेज में रखा भी नहीं जा सकता पूरी तरह से जैविक कहते हुए भी, और दूसरा सबसे ज्यादा जो है इसके संरक्षण की, तो प्रोसेसिंग पे जैविक किसानों का जाना बहुत ज्यादा बनता है। ये पाउडर फॉर्म में टमाटर का काफी ज्यादा प्रयोग हो सकता है। तो कुछ सेंटर जो हैं वो आपके CFTRI लुधियाना में भी हैं, फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या मैसूर में भी कुछ सेंटर हैं, या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है लखनऊ में, और IHR IVR यहाँ से भी काफी सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही हैं। काफी सारे MOUs हो रहे हैं कंपनीज से जिनमें ये प्रोसेसिंग के बल्कि आपके जो है मशीनरी भी डिजाइन करके और लॉन्च कर रहे हैं। इसको फार्मर्स जो है अपने पास कर सकते हैं। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब कोई और प्रश्न हो तो पार्टिसिपेंट से अगर हो, तो मुझे लगता है हम लोग, आपने इतने विस्तृत रूप से इस प्रेजेंटेशन को दिया है कि प्रश्न कोई और है नहीं। तो लगभग हम लोग 1.5 घंटे के वेबिनार में पहुंच गए हैं और आज 70 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हम लोगों के साथ रहे। ये हम लोगों का एक सफलतम वेबिनार है। मैं हम लोग अब वेबिनार के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। मैं अब आमंत्रित करूंगा हमारे टीम के डॉक्टर शिव कुमार साहब को कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर शिव कुमार साहब। जी सौरभ जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने जो है जानकारी दी। मैं थोड़ा सा शुरू में परिचय ठीक से नहीं करा पाया था डॉक्टर साहब का, तो थोड़ा सा मैं उसमें थैंक्स के साथ मैं ऐड करता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो है BSc किया है देवरिया से, MSc किया है वेजिटेबल साइंस में नैनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और PhD चेरी टमाटो पर है BCKV नादिया वेस्ट बंगाल से। बहुत सारे डॉक्टर साहब के रिटर्न रिसर्च पेपर्स और पब्लिश हुए हैं, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जर्नल रिसर्च स्टेशन में एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, वहां पे भी डॉक्टर साहब ने काम किया है, और SRF के रूप में सीनियर रिसर्च फेलोशिप के पद पर। और उसके बाद मध्य प्रदेश की एक कंपनी थी एक्सचेंजर, उसमें जर्नल हेड के पद पर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने जो है फिर UPPCS में भी एग्जाम दिया और वहां भी सिलेक्शन हुआ डॉक्टर साहब का, और उसके बाद लेकिन वहां मन का काम नहीं था तो वो छोड़ दिया उन्होंने, और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो नोएडा में है वहां पर वेजिटेबल एक्सपर्ट के रूप में काम किया, और उसके बाद यारा फर्टिलाइजर में बिहार हेड पटना में पोस्टेड थे डेवलपमेंट मैनेजर के पद पर, और उसके बाद फिर बजाज ग्रुप में बहुत सारे अनुभव हैं। और आप अभी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और हॉर्टिकल्चर ऑफ साइंस पर, और इसके अलावा जैविक खेती ग्रीन हाउस में बच्चों को सिखाते हैं, किसानों को सिखाते हैं। तो बहुत लंबा अनुभव है डॉक्टर साहब का, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स, किसान जिन्होंने सवाल पूछे, और जो भी अपने बलराम संदेश के मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज की जो वेबिनार है 18वीं, इसको सफल वेबिनार मानते हुए सभी को शुभरात्रि और सभी को नमस्कार। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। बेहद आभार सर। शुभरात्रि। जय बलराम। जय बलराम।